Hello everyone, welcome to my YouTube channel मैकी फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड BME 101 और PME 201 है। और यूनिट थर्ड का हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेफ्रिजरेशन, ऑल्सो राइट द डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो जब भी हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो आप अगर किसी भी तरीके से किसी बॉडी का या किसी स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम अचीव कर लेते हो और उसे मेंटेन करते हो तो हम उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें रेफ्रिजरेशन का, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, जैसे आप देखते हैं कि हर घर में फ्रिज होता है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट है, आइस प्लांट है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपको कुछ कम टेम्परेचर पर आपको कुछ प्रोसेस करनी होती है, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, इंडस्ट्रियल एंड कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन को अचीव करने के डिफरेंट तरीकों की हम बात कर रहे हैं। तो दो कैटेगरीज हैं, पहला है नेचुरल मेथड और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ आइस और स्नो ऑब्टेन्ड नेचुरली इन द कोल्ड क्लाइमेट, जो आपकी बर्फ गिरती है कोल्ड क्लाइमेट रीजन में। यूज ऑफ इवोपरेटिव कूलिंग, जैसे आपकी घड़ी का जो पानी ठंडा होता है, अर्दन पॉट का पानी, वो इवोपरेटिव कूलिंग के थ्रू होता है। तो ये जो दोनों हैं ये नेचुरल मेथड्स हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरवेंशन नहीं है और ये नेचुरली हो रही। आर्टिफिशियल मेथड मीन दीज आर द मैन मेड मशीन्स। इसके अंदर है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, जो आपके घर का जो फ्रिज है उसके अंदर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इज द मेथड। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, जो मार्केट में आप आइस आपको मिलती है उसमें हम यूज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन, जो आपके एयरक्राफ्ट में यूज होता है। थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, दैट इज अ पोर्टेबल टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेशन इन विच द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्चुअली वी टॉक अबाउट। एंड द लास्ट वन, दैट इज द मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, what do you understand by 1 ton of refrigeration, जिसको हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एंड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन शॉर्ट इट इज नोन एज TR। तो इस 1 TR या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग द हीट फ्रॉम 1 US टन। तो ये देखिए, जो हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं इसका स्पेलिंग देखिए, ये TON है। और जब हम यहां पर 1 US टन की बात कर रहे हैं, TONNE, तो TONNE दैट इज द यूनिट ऑफ द वेट, और ये US टन की बात हो रही है। तो इंडियन टन में 1000 किलोग्राम, लेकिन 1 US टन में इट इज 2000 पॉन्ड और 907.18 किलोग्राम। सो वी हैव टू टेक दिस एज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द 1 US टन, दैट इज 907.18 किलोग्राम ऑफ वाटर at 0 degree Celsius to freeze it to ice at 0 degree Celsius in 24 hours। तो अब इस डेफिनेशन को समझते हैं कि 1 TR या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 TR जो है वो अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट है जो आप प्रोड्यूस करते हो हीट को रिमूव करके, ताकि आप 907.18 किलोग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है को आप 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में आप फ्रीज कर सको 24 आवर्स के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर आपको 907.18 किलोग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस में है उसको 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए आपको उसमें से हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब देखिए, इस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यूनिट को ऐसा यूनिट में आपको चेंज करना है। तो यहां पर 1 TR का हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं किलोवाट। तो हम कितना वाटर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज 907.18 किलोग्राम आपके पास वाटर है। और वाटर की जो लेटेंट हीट होती है, क्योंकि आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में जब कन्वर्ट करोगे तो उसकी लेटेंट हीट को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, रिमूव करोगे। तो वाटर की जो लेटेंट हीट होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज 335 किलो जूल पर केजी। मींस 1 kg के लिए 335 किलो जूल आपको हीट खींचना है। तो आपके पास कितना वाटर है,
907.18 किलोग्राम, तो 907.18 इंटू 335, और कितने टाइम में बात करनी है, 24 आवर्स, इट मींस 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो किलोग्राम किलोजूल पर केजी डिवाइडेड बाय सेकंड, तो देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा किलोजूल और डिनोमिनेटर बचेगा सेकंड, सो किलोजूल पर सेकंड इट बिकम्स किलोवाट, और बाकी नंबर्स को आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन यू गेट 3.5। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस 3.5 किलोवाट और 3.5 किलोजूल पर सेकंड, इट मींस per second you have to remove the heat 3.5 kilojoule. If this is the case, then the refrigeration capacity that is 1 TR. तो 1 TR 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर आपकी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब आप 3.5 किलोवाट के रेट से हीट को रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर। हमें यहां पर पहले तो रेफ्रिजरेटर को डिफाइन करना। तो रेफ्रिजरेटर क्या, एक मशीन है जिसमें आप हीट को रिमूव करते हो सो दैट ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेटर एक मशीन है जिसमें से आप हीट को रिमूव करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करते हो, और कूल इतना उसका टेम्परेचर करते हैं ताकि वो उसके एम्बिएंट टेम्परेचर से कम हो जाए, तो वो रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। तो देखिए रेफ्रिजरेटर का एक ब्लॉक डायग्राम, एक सिंबॉलिक डायग्राम है। तो ये वो कोल्ड बॉडी है जिसको आप ठंडा करके आपको T1 टेम्परेचर में पहुंचाना है। तो इसको T1 टेम्परेचर में पहुंचाने के लिए आपको इसमें से हीट को खींचना। तो आप T1 टेम्परेचर को आप अचीव करने के लिए इस कोल्ड बॉडी से कितना हीट खींच रहे हैं, Q1 अमाउंट ऑफ द हीट यू आर एक्सट्रैक्टिंग, कि ये T1 टेम्परेचर अटेन कर लेगा। तो ये Q1 टेम्परेचर जो आपने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, हीट को रिमूव किया इस स्पेस से, ताकि ये T1 टेम्परेचर पर आ जाए जो कि एम्बिएंट से कम है, दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट extracted from a body or space to be cooled below to its surrounding। तो यहां पर ये जो Q1 है ये आपका क्या है, दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रूव दैट द COP ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो COP इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब भी हम COP की बात करते हैं तो जनरली इट इज टॉक्ड अबाउट इन द हीट पंप और द रेफ्रिजरेटर। तो जब COP ऑफ हीट पंप की हम बात करेंगे तो हीट पंप में जो हमारा, अब आप ये देखिए, दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ द हीट पंप, और ये जो है रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। तो आप देखिए हीट पंप की जब हम बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इस स्पेस को आपको हीट करना है, दिस इज द हॉट बॉडी, और ये जो कोल्ड बॉडी है ये आपकी क्या है, सराउंडिंग एम्बिएंट कंडीशन। तो सराउंडिंग से आप हीट खींच के इस हॉट बॉडी को डिलीवर करोगे, तभी इसका टेम्परेचर यहां से ज्यादा होगा। तो हीट को लो से हाई में अगर आपको पहुंचना है तो आपने जो वर्क किया दैट इज पंप वर्क WP। तो Q2 इज द हीटिंग इफेक्ट। Q2 क्या आपका हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये बॉडी हॉट हो रही है जिसका टेम्परेचर T2 आपको मिल रहा है। तो जब हम हीट पंप की COP की बात करेंगे तो दैट इज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय द नेट वर्क इनपुट, और यहां पर हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट क्या है आपका, दैट इज Q2, एंड WP इज द पंप वर्क। WP is the pump work and WP is what? That is Q2 minus Q1. So COP of the heat pump will be Q2 upon Q2 minus Q1. जब रेफ्रिजरेटर की COP की हम बात करेंगे तो अब आपको इस स्पेस को कूल करना है, और इससे आप Q1 हीट को आप एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए Q1 हीट आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया, तो अगेन द डिजायर्ड इफेक्ट इज एक्चुअली योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू कूल दिस बॉडी, सो दैट इज Q1। और आपका जो सॉरी दिस इज नॉट WP, दिस इज WR। WR इज द रेफ्रिजरेटर वर्क, क्योंकि आपको हीट को लो से हाई की तरफ भेजना है, एंड दिस WR इज व्हाट, Q2 minus Q1। सो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज व्हाट, Q1 upon Q2 minus Q1। तो इक्वेशन 1 से आपको हीट पंप का COP मिला जो कि Q2 upon Q2 minus Q1 है, और आपका रेफ्रिजरेटर का जो COP है वो है Q1 upon Q2 minus Q1। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 to 2। So COP of heat pump minus COP of refrigerator in the left side. In the right side you have Q2 upon Q2 minus Q1 minus Q1 upon Q2 minus Q1, which is 1. So COP of the heat pump is equal to 1 plus COP of refrigerator. तो अगर आपको कोई हीट पंप आपको दिया हुआ और उसी टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में अगर उसको आपको रेफ्रिजरेटर बनाना है, तो उस रेफ्रिजरेटर की जो COP हो जाएगी दैट इज COP ऑफ हीट पंप -1। और अगर आपको रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है उसको हीट पंप आपको बनाना है तो हीट पंप की COP इज 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब अगर आपको COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मालूम है तो हीट पंप का COP निकालने के लिए यू हैव टू ऐड 1, और अगर आपको हीट पंप का COP मालूम है
तो और रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकालने के लिए दैट सीओपी ऑफ हीट पंप -1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज द साइकिल विच इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. तो आप देखिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम है और ये दिस इज द प्रॉपर्टी डायग्राम, दैट इज द पीएच डायग्राम. दिस इज द वेपर कंप्रेशन साइकिल. So we have the four component evaporate. This is the compressor. Second is the condenser. Third is the expansion valve and fourth is the evaporator. तो ये चार कंपोनेंट के बीच में ये साइकिल चलती है. So this is the state 1. This is the state 2. This is the state 3. And this is the state 4. So these are the different state in that particular cycle process. So now we start. So this is the pressure enthalpy diagram, PS diagram, to understand the working of vapor compression refrigeration cycle. So we start with 1. तो ये देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये आपको जो आपको माउंटेन की तरह आपको दिखाई दे रहा है. So that is the property of the refrigerant. This is the upper point. This is the critical point. This is the saturated liquid curve and this is the saturated vapor curve. तो 1 जो आपका है वो यहां पर है 1. So 1, this is the saturated vapor or it may be superheated sometime. 1. 1 to 2, that is the compression in this compressor. आपने W in यानी वर्क इनपुट किया तो H1 पर जो एंथैल्पी है दैट इज H1. 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी इज H1. 2 तक आपने इसको कंप्रेस किया तो इसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो गई, दैट बिकम्स H2. तो व्हाट वर्क यू डन इन दैट इज H2 minus H1. तो 1 से 2 वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल में इट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन द कंप्रेसर. क्योंकि 1 जो है सैचुरेटेड वेपर कर्व में है, तो 1 से 2 आपका ये सैचुरेटेड वेपर का कंप्रेशन है कंप्रेसर के अंदर, जो कि आइसेंट्रोपिक है आइडियली, और द वर्क इनपुट दैट विल बी H2 minus H1. देन 2 to 3 प्रोसेस, दैट इज द हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर. 2 to 3, 2 to 3. Q2 is the heat rejection. So H2 is the enthalpy before condenser, H3 is the enthalpy after condenser. So it means how much heat you remove, that is H2 minus H3. So H2 minus S3 is the heat rejection, that is isobaric heat rejection, because the pressure is constant. So you see the pressure is constant and heat rejection takes place. Then 3 to 4, it is the isenthalpic expansion of saturated liquid in the expansion device. तो 2 से 3 पर जब आप पहुंचेंगे, 3 पर आप देखिए आप सैचुरेटेड लिक्विड में पहुंच चुके हैं. तो कंडेंसर में कंडेंसेशन का प्रोसेस है, जहां पर वेपर रेफ्रिजरेंट किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो 3 से 4 तक जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन का प्रोसेस है. और ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन मींस द एंथैल्पी इज कांस्टेंट, सिंपली द प्रेशर एंड द टेंपरेचर ड्रॉप टेक्स प्लेस. ओके. और 4 पर जब आप आएंगे तो ये इवोपोरेटर का इनलेट है, और इवोपोरेटर में आपका होगा हीट का एक्सट्रैक्शन, ताकि आपको टेम्परेचर मिल सके जो आपको अटेन करना है कोल्ड बॉडी का. और H4 is the enthalpy before evaporator, H1 is the enthalpy after evaporator. So how much heat you extract from the system? H1 minus H4. So 4 to 1, it is the isobaric heat extraction in the evaporator. So again that is 1, 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. So this is the vapor compression cycle, and this is in the PS diagram. 1 to 2 is that is the compression, isentropic compression of the saturated vapor. 2 to 3, it is the isobaric heat rejection. 3 to 4, that is the isenthalpic expansion, and then 4 to 1, that is isobaric heat extraction. So this is the vapor compression refrigeration cycle. Now the next is the construction and the working of domestic refrigerator with neat diagram. तो यहाँ पर अब आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं. सो वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल इज द साइकिल विच इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. तो अब अगर आप देखें फ्रिज का ये सिंपल रे डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, you see the component. First you see this is the compressor, these are the backside coils, these are the condenser coils. If you see this capillary tube, this is the expansion valve which we are using. So this is the expansion device in the domestic refrigerator. So again this is the compressor, one component. These are the backside coils in the refrigerator, these are the condenser coils. This is the expansion device which is the capillary tube in the domestic refrigerator. And this is the inside evaporator coil which is inside the cabin. In the ice box generally you feel these have the tubes. So feel 4 components: compressor, condenser, capillary tube which is the expansion device, and the evaporator. So these are the main 4 components of the domestic refrigerator. Okay, as in the vapor compression cycle also. So primary function of the domestic refrigerator is what? To provide food storage space at low temperature for food preservation and formation of ice of the domestic purpose.
तो ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक पर्पज से बनाया गया है, जिसमें आपके फूड आइटम्स प्रिजर्व रहते हैं काफी टाइम तक। आइस आप यूज कर सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर। जो साइकिल यूज होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और आजकल जो कॉमनली रेफ्रिजरेंट यूज होता है दैट इज R134A, इट इज टेट्राफ्लोरोईथेन। अब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग की अगर हम बात करेंगे तो अगेन वी हैव द 4 कंपोनेंट। दिस इज द कंप्रेसर, कंडेंसर, this is the expansion device, which is the capillary tube, and this is the evaporator. Again 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. Process 1 to 2 is what? This is the compressor compresses the low pressure refrigerant vapor, raising its pressure and temperature and pushes it into the coils of the condenser on the outside of the refrigerator. तो सबसे पहले 1 to 2 प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो 1 जो है वो कंप्रेसर का सक्शन साइड है, यहां पर आपका प्रेशर कम है तो ये लो प्रेशर साइड है। और कंप्रेसर के बाद उसका कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हाई प्रेशर साइड है। तो आपकी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में काम करता है। तो कंप्रेसर ने सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया और उसको सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट किया, उसका प्रेशर भी बढ़ गया। उसके बाद है प्रोसेस 2 to 3, तो वो हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट की एंट्री होगी कंडेंसर में, जहां हीट का क्या होगा, रिजेक्शन। और हीट का रिजेक्शन दैट इज आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। So when the high pressure, high temperature refrigerant vapor in the coils of the condenser meets the cooled air temperature of the surrounding, it becomes a high pressure liquid. So pressure is constant, but it loses the heat, so condensation takes place. तो फ्रिज के पीछे जो कॉइल होती है उसमें सराउंडिंग की एयर के थ्रू उसकी कूलिंग होती है, जिसकी वजह से उसका कंडेंसेशन होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 3 to 4 प्रोसेस, ये आपकी आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जहां पर आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होता है। And at 4, that is the inlet to the evaporator, 4 to 1, the refrigerant absorbs the heat inside the fridge. When it flows through the evaporator, coils cooling down and the air inside the fridge. तो 4 जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर पहुंचता है लो प्रेशर पर, तो evaporator क्या करता है, हीट को एक्सेप्ट करता है फ्रिज के अंदर की और इस फ्रिज को कर देता है कूल, और ये आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर का रेफ्रिजरेंट में, और दोबारा फिर एंट्री कहां होती है इसकी, कंप्रेसर में। इस तरह से ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की साइकिल चलती रहती है, एंड दिस इज नथिंग बट द वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल इटसेल्फ। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मींस वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एयर। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, एज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एयर, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एयर यू कैन से। और जो एयर का जो ट्रीटमेंट होता है, इट मींस वी हैव टू एस्टैब्लिश सम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, सो टू कंट्रोल साइमल्टेनियसली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनिंगनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4 चीजों की बात हो रही है। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एयर को ट्रीट करना है, और रिक्वायरमेंट टेम्परेचर कंट्रोल की भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, एयर की क्लीनिंग है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। 9th क्वेश्चन है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में डिफरेंस। तो घरों में जो आप एसी देखते हो वो आता है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग की कैटेगरी, बिकॉज ये आपके कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन है। दूसरा जो आपका है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, या इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से। तो इंडस्ट्री में जो आप यूज करते हो, लेट अस सपोज इन सम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एनी पावर प्लांट, फोटोग्राफिक मटेरियल, कहां पर भी आप यूज करो, इंडस्ट्री के हिसाब से आप इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश करते हो, तो ये इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग कहलाता है। और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, द एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी at which human body does not have to take any extra action is called the comfort condition. And human being do not feel comfortable if some extra effort is required by the body to reject this energy. So comfort condition is also known as the neutral condition. तो उस comfort condition या neutral condition को लाने के लिए आप जो भी एयर का ट्रीटमेंट करते हो वो comfort air conditioning के आता है, और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप जो आप इन्वायरमेंट स्टैब्लिश करते हो वो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में आता है। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट इज बाय द साइकोमेट्री। अब देखिए जो एयर कंडीशनिंग में जो हम एयर की बात करते हैं, तो एयर दैट इज एयर इज द मॉइस्ट एयर, क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्ट एयर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर? मॉइस्ट एयर मींस इट इज द एयर इन विच वी हैव द वाटर वेपर आल्सो। तो उसमें एयर में मॉइस्चर जुड़ा हुआ है, मतलब वाटर कंटेंट है। और उस तरह की एयर को, मॉइस्ट एयर की जो हम स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन व्हाट? ड्राई एयर इज मिक्स विद वाटर वेपर, जिसको हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तो मॉइस्ट एयर, ह्यूमिड एयर आर बोथ द सेम टर्म, मींस ड्राई एयर इज मिक्स विद द वाटर वेपर। तो ड्राई एयर मींस व्हाट? दैट इज आर एक्चुअली द
कन्वेंशनल गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में है इनको हम ड्राई एयर बोलते हैं। और इस ड्राई एयर के साथ वाटर कंटेंट, जो वाटर जो वेपर के फॉर्म में उससे जुड़ा हुआ है, वो उसके साथ अगर वो मिक्स है तो दैट एयर इज नोन एज द मॉइस्ट एयर। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन में 11th में वो पूछता है मॉइस्ट एयर और सैचुरेटेड एयर की बात कर रहा है। तो मॉइस्ट एयर का डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर एट एनी प्रेशर इन द टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द मॉइस्ट एयर। तो ड्राई एयर के साथ अगर वाटर वेपर अगर है तो वो मॉइस्ट एयर कहलाएगा। अब सैचुरेटेड एयर इज व्हाट? अब ड्राई एयर के साथ वाटर वेपर तो ऐड है, वाटर वेपर कितना ऐड है? अकॉर्डिंगली वी गिव द नेम टू द एयर, it is a mixture of dry air and the water vapor when the air has diffused the maximum amount of water vapor into it at any temperature and the pressure. अब जो एयर है उसकी अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने, उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो कंडीशन जब एयर के अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर डिफ्यूज हुआ है या उसने कंटेन किया हुआ है, दैट एयर इज नोन एज द सैचुरेटेड एयर। ओके, तो मॉइस्ट एयर तो ड्राई एयर और वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर तो है ही, लेकिन जब वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम डिफ्यूज है उस ड्राई एयर के साथ, तो उस एयर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ह्यूमिडिटी रेशियो और द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर एंड द मास ऑफ ड्राई एयर इन द एक्चुअल एयर। It is also defined as the actual amount of water vapor in 1 किलोग्राम of dry air। तो जैसे हमने कोई भी सैंपल लिया एयर का, तो हम अगर देखें इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है मास ऑफ ma इज द मास ऑफ द ड्राई एयर, और दूसरा उसके अंदर क्या है, मास ऑफ वाटर। सो यू टेक द सैंपल ऑफ एनी एयर, तो ma इज द मास ऑफ ड्राई एयर एंड mv इज द मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम। ओके, तो अब ये जो ह्यूमिडिटी रेशियो वो क्या है कि किसी भी वॉल्यूम में एयर के मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखिए इसको हम मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर क्यों बोलते हैं? अगर आप ma की वैल्यू को कर दो 1, ma इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, अगर आपने ड्राई एयर का मास 1 किलोग्राम रख दिया, सो व्हाट इज w? w इज इक्वल टू mv किलोग्राम, क्योंकि ma तो 1 है, तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या है? दैट इज द मास ऑफ वाटर वेपर mv बट पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो हम कभी कभी ह्यूमिडिटी रेशियो को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, बट दैट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। थर्ड इज डिफाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहां पर देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर दैट कैन होल्ड बाय द सैचुरेटेड एयर एट द सेम वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। तो यहां पर हमने एक चीज की बात की गई, एक तो एक्चुअल एयर की बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड एयर की। तो एक्चुअल जो सैचुरेटेड एयर होगी उस समय जो वाटर कंटेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और एक्चुअल एयर में इट मे बी एनी other than maximum you can say। तो relative humidity क्या है? that is mv upon ms, mv upon ms। तो what is mv? mv is the mass of water vapor in the actual air। तो जो actual air है उसमें जो water vapor का जो content है to the mass of water vapor in the saturated air at the same temperature। तो same volume and the temperature पर आपको actual air में mass of water vapor देखना है और saturated air में भी mass of water vapor देखना है। तो ये जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेट अस सपोज अगर आपकी एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड एयर है, एक्चुअल एयर भी सैचुरेटेड एयर है, तो mv की वैल्यू भी ms के बराबर होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा? दैट इज 1, दैट इज 100%। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सैचुरेटेड एयर है ऑलरेडी, तो उस सैचुरेटेड एयर की RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 और 100%। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन ड्राई बल्ब एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो साइकोमेट्री या एयर कंडीशनिंग में हम एयर की जो प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं उसमें दो टेम्परेचर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरा है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर है जो थर्मोमीटर से आप मेजर करते हैं।
तो जैसे आप थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ऐसे ही उसी थर्मोमीटर से आप एयर में आप रख दो सराउंडिंग में, वो टेम्परेचर अगर आपको मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि उसका जो बल्ब है जहां पर मरकरी भरी रहती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें तो ये आपका ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है नीचे वाला, और ऊपर वाला है वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो वेट बल्ब थर्मोमीटर में आप देखेंगे इसका जो बल्ब है इसमें एक गीला कपड़ा हमने लपेटा हुआ है, लेकिन जो ड्राई बल्ब है इसमें कोई भी गीला कपड़ा रैप नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर मॉइस्चर से इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ये जो थर्मोमीटर है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, ये बताएगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन द बल्ब इज सराउंडेड बाय ए वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू द एयर। तो अगर आपने थर्मोमीटर के बल्ब में गीला कपड़ा आपने लगाया हुआ है तो तब ये जो टेम्परेचर बताएगा ये बनाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। और जो आपका ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है इसमें आपने गीला कपड़ा नहीं लगाया हुआ, तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर आपको जो बताता है, जो मॉइस्चर से अफेक्टेड नहीं है, वो कहलाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक वुडन हैंडल लगा हुआ और ये वुडन फ्रेम है जिसमें 2 थर्मोमीटर आपने लगाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्लिंग साइकोमीटर। इसका नाम क्या है, स्लिंग, SLING, स्लिंग साइकोमीटर। दैट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन विच वी मेजर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट है वेट बल्ब डिप्रेशन। तो जब हमने बात की ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, वेट बल्ब डिप्रेशन। नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में है ड्यू पॉइंट, एक टर्म छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हमें डिफाइन करना है। तो अगर आप देखें तो जब भी आप एयर को कूल करेंगे एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसमें से ड्यू बनने लगती है, कंडेंसेट बनने। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो जैसे जैसे नाइट मैचेस में टेम्परेचर कम होता चलता तो ग्राउंड में आपको ड्यू दिखती है। वो ड्यू आती कहां से, वो सराउंडिंग की जो एयर है उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को अटेन करने लगता है और फॉर्मेशन ऑफ ड्यू होने लगती है। तो इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर टू विच द एयर वुड हैव टू कूल at constant pressure and constant water vapor content in order to reach saturation. Therefore, if the air cools further, moisture must be removed in the form of dew. तो अगर यहां पर देखें 1, ये आपकी एक्चुअल एयर है। अब इसको कूल कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर आपने बना रखा। तो जैसे ये 2 पर पहुंचेगा, सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंचेगा, इसके बाद फर्दर अगर आप कूल करेंगे तो यहां से यू गेट द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। जैसे आपने एयर कंडीशनर में देखा होगा कि उसमें एक ड्रेनेज का पाइप होता है जिससे पानी निकलता रहता है बाहर की तरफ। तो वो पानी इस वजह से निकलता है क्योंकि एयर कंडीशनर के अंदर के कॉइल की वजह से एयर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को अप्रोच करने लगता है। तो उस एयर से वाटर वेपर सेपरेट होकर उस ड्रेनेज पाइप से बाहर निकलने लगती है, एंड दैट इज द फिनोमिना ऑफ द ड्यू फॉर्मेशन। और वो जो टेम्परेचर है दैट इज नोन एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन द वर्किंग ऑफ द रूम एयर कंडीशनर विद अ नीट डायग्राम। तो यहां पर जनरली हमें बात करनी है विंडो एयर कंडीशनर की, हमें बात करनी है। विंडो एयर कंडीशनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो विंडो पे आप इंस्टॉल करते हैं। दूसरा होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर, जिसमें आपका एक इनसाइड कैबिनेट होता है, एक आउटसाइड कैबिनेट होता है। बट यहाँ विंडो एयर कंडीशनर बोथ आर इन द सेम बॉक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपोनेंट की बात करेंगे, तो हम इंडोर साइड कंपोनेंट। तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये दिस इज द वॉल, ये आपकी दीवार है, और यू कैन से दैट इज अ विंडो। और इस विंडो पे आपने एयर कंडीशनर जो लगाया, तो ये आपका इनसाइड पोर्शन है जो आपको दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है रूम के अंदर, और ये आउटसाइड पार्ट है। बट दे आर कंबाइंड टू ईच अदर, देयर इज नो लाइन इन बिटवीन। जैसे स्प्लिट में क्या रहेगा, इनसाइड आपका जो कैबिनेट है और जो आउटसाइड है उसके बीच में एक लाइन रहती है, क्योंकि आपकी विंडो नहीं है तो आपको स्प्लिट की तरफ जाना पड़ता है। तो इनसाइड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द इवोपरेटर कॉइल, ये आपकी इवोपरेटर की कॉइल्स है। वी हैव द एयर फिल्टर ऑल्सो, क्योंकि एयर फिल्टर के साथ जानी चाहिए, डस्ट पार्टिकल इवोपरेटर में नहीं जाना चाहिए। देयर इज अ ब्लोअर और द फैन, जो कि यहां पर जो एयर ठंडी होगी इसको आपको रूम के अंदर भी भेजना है, दिस इज द कोल्ड एयर। और यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज द ड्रेन फैन, मींस वट एवर द वाटर कंटेंट यू गेट हियर आफ्टर द कूलिंग। तो एयर जैसे ही कूल होगी और उसका जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेट होगा और ड्रेनेज पाइप के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका इनसाइड पार्ट है। आउटसाइड में आप देखेंगे तो यू हैव द कंप्रेसर, यू हैव द प्रोपेलर फैन ऑल्सो, सो दैट कि आप जो कंडेंसर जो हीट रिजेक्शन होगा वो इस फैन के थ्रू आप और बढ़ा देते हैं, फोर्स कन्वेक्शन करने लगते हैं। ये आपका कंडेंसर का कॉइल है, ओके। और this is the drain outlet also, if there is any water content any that can be drain out.
तो ये आपका इनसाइड पार्ट, दिस इज द आउटसाइड पार्ट। तो यहाँ पर इनसाइड पार्ट ही लिखे हुए हैं इसमें जो मैंने आपको बताया। एंड दिस इज द आउटसाइड कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, प्रोपेलर फैन, फैन मोटर, दिस इज द आउटसाइड पार्ट। अब अगर वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल इज वेरी मच सिमिलर एज अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आल्सो, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की डिमांड अलग है, तो दैट द रेफ्रिजरेंट इज आल्सो डिफरेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे वी आर यूजिंग फैन आल्सो, क्योंकि यहाँ पर आपको हीट का जो ट्रांसफर है उसको आपको फोर्स्ड कन्वेक्शन या फोर्सली करना है ताकि आपका एयर कंडीशनर जो है कॉम्पैक्ट बन सके। सो यू सी वी स्टार्ट अगेन, दिस इज द कंप्रेसर, सो दिस इज द स्टेट 1 to 2 is the compression, then 2 to 3 is the condensation, 3 to 4 expansion, 4 to 1 that is evaporation. The low pressure and low temperature refrigerant vapor from evaporator is sucked by the compressor. तो compressors में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो जाता है, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है, देन इट बिकम्स हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट। उसके बाद कंडेंसेशन में कंडेंसर के अंदर जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है हीट रिजेक्शन के बाद, और जो भी आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वॉल में जाता है, कैपिलरी ट्यूब में जाके इट बिकम्स pressure becomes low and temperature becomes low, and then again that will enter in the evaporator, again that will extract the heat, cool the air, and that air cooled air go to the room to take the load, and again that air after the evaporator it becomes in the vapor form, it goes to the compressor. तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। So you see the diagram. So this is the working of window air conditioner. Okay, so this is all about the unit 3rd, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर यूनिट में कंटेंट काफी कम है, तो ये बहुत स्कोरिंग आपको रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी यूनिट्स के नोट भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब ताकि आप और यूनिट्स के नोट्स को भी और वीडियोस को भी इस तरह से क्विक रिवाइज कर सकें। थैंक यू।